गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग विंड पढ़ते हैं, राइट? तो नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय अ विंड एक्शन। तो दिस वन इज अ विंड एक्शन, और वी कैन से पवन के द्वारा निर्मित भू आकृति। पवन के लिए जब भी लैंड फॉर्म बनेगा, इट कैन बी बाय अपर्दन, और वी कैन से इरोजन, or it can be by deposition, or you can say by निक्षेपण। Getting this one? ये दोनों प्रोसेस से लैंड फॉर्म बनेंगे। डेजर्ट एरिया में देखिएगा लैंड फॉर्म इस तरह का विकास होता है, बाय इरोजन एंड बाय डिपोजिशन। ओके, तो देखिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल को हमने रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाया है, याद है? अब 3 तरह के मरुस्थल हमने पढ़ाए हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल डिजर्ट, टेम्परेट डिजर्ट एंड फ्रीजिड पोलर डिजर्ट। सभी का नाम आपको याद होगा। उस एरिया में इरोजन की जो प्रक्रिया होगी, उसमें सबसे पहले एरिया आता है जिसको हम कोरेजन कहते हैं। कोरेजन हमने पढ़ाया हुआ है, याद आया? कोरेजन यहाँ भी है, सतह का टूटना यहाँ भी है, जिसको अपघर्षण कहा नदी वाले में, याद है? ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा चट्टान टकराते भी हैं और एट्रीशन भी होता है। तो एक चीज है जो नया होता है, उसको बोलते हैं हम डिफ्लेशन। न्यू थिंग जो पवन में बहुत ही प्रॉपर है, अलग है, उसको बोलते हैं अपवहन। क्या हुआ? अपवहन, या उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। जैसे मैंने कहा था कि ये सतह है, यहाँ पे बालू के कण है, और ये विंड इसको ले जा रही है। इस विंड को ले जाने की क्रिया क्या कहलाएगी? डिफ्लेशन या अपवहन। तो देखिएगा, जैसे हमने पिछली बार भी आपको ये ऑप्शन दिया था कि विंड के द्वारा इसमें से कौन सा होता है। देखिएगा, एट्रिशन भी होता है, डिफ्लेशन भी होता है, और कोरेजन भी होता है। ऐसा चीज बताओ जो नदी के द्वारा होता है और विंड एक्सेप्शनल केस हुआ। देखिएगा, एट्रिशन, डिफ्लेशन, सॉल्यूशन नदी में होता है। डिफ्लेशन सिर्फ किस में होगा? यहाँ होगा, राइट? एक चीज और भी चीज मैंने वहां पे लिखाना छोड़ दिया, ये प्लकिंग की क्रिया है। प्लकिंग, प्लकिंग की क्रिया है, चुनने की क्रिया है। जैसे मान लो कि एक सरफेस एरिया है और यहाँ पे बर्फ जम गया, तो इसके ऊपर जो कण है उसको ये बर्फ लेके चलेगा। तो प्लकिंग सिर्फ किस में होगा? ग्लेशियर में होगा। डिफ्लेशन सिर्फ क्या होगा? वो विंड में होगा। बाकी चीज कॉमन देख रहे हैं, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। लिखिएगा, पवन के द्वारा अपरदन की क्रिया। पवन के द्वारा अपरदन की क्रिया लिखेगा, इरोजनल प्रोसेस बाय विंड। इरोजनल प्रोसेस बाय विंड, पवन के द्वारा अपरदन की क्रिया। ठीक है, दीज आर द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय विंड। दीज आर द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय विंड। लिखिए, पवन के द्वारा अपरदन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। पवन के द्वारा अपरदन की निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। दीज आर द प्रोसेस ऑफ इरोजन बाय विंड। आप उस प्रक्रियाओं का नाम सिर्फ लिख लीजिए। द फर्स्ट वन, कोरेजन। कोरेजन, कोरेजन, इसको हमने लिखाया था अपघर्षण। अपघर्षण, ये क्या हुआ? कोरेजन। उसको हमने कहा अपघर्षण। अपघर्षण आपको याद होगा, चट्टान के द्वारा सतह का टूटना क्या हुआ? अपघर्षण। सेकेंड यू राइट एट्रीशन। एट्रीशन को हमने हिंदी में लिखा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण, एट्रीशन, दैट इज द सेकेंड प्रोसेस। लिखिएगा, दूसरा प्रोसेस एट्रीशन। एट्रीशन आपको पहले से पता है, जब दो चट्टान टकराते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एट्रीशन। द थर्ड प्रोसेस यू राइट डिफ्लेशन, अपवहन।
अपवहन। अपवहन चूंकि पहली बार देख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। लिख, इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। हिंदी में लिखिएगा कि बालू के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। बालू के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अपवहन है। The transportation of sand particle from one place to other place is a defletion. तो डिफ्लेशन। अब एक चीज बताओ, जो नदी के द्वारा होता हो और विंड के द्वारा ना होता हो, मैं ऑप्शन देता हूं, कोरिजन, एट्रीशन, कोरोजन, कौन सा? कोरोजन। देखिए टर्म ध्यान दीजिएगा, कोरोजन में ओ है, कोरिजन में ए है, तो यहां घुलने की क्रिया नहीं है। देखिएगा पीटी पास करने में सिर्फ ये चीज है कि आपको फैक्ट्स एक बार देखा होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ आपने रिसर्च कर लिया, यू नो द फैक्ट्स ओनली। तो इसमें क्या है, कोरोजन क्या हो गया, विंड के द्वारा हो नहीं सकता, तो ऑड चीज आउट करना। ओके, तो प्रक्रिया हो गई। अब लिखिएगा द लैंड फॉर्म्स बाय रिवर। लिखिएगा सॉरी, लैंड फॉर्म्स बाय विंड। लिखिएगा पवन के द्वारा निर्मित भूआकृति। भूआकृति इसको हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में द लैंड फॉर्म्स बाय विंड एक्शन। विंड एक्शन, द लैंड फॉर्म बाय विंड एक्शन, पवन के द्वारा निर्मित भूआकृतियां। तो इसको दो भाग में बांट लीजिए। अगेन, अपर्दन से बनने वाली और निक्षेपण से बनने वाली। लिखिए ब्रॉडली द लैंड फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। लिखिए ब्रॉडली द लैंड फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। लिखिए मोटे तौर पर इन भूआकृतियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। ब्रॉडली दिस लैंड फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट वन, इरोजनल लैंड फॉर्म्स, अपर्दन से बनने वाली भूआकृति, इरोजनल लैंड फॉर्म्स। एंड सेकेंड वन, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, निक्षेपण से बनने वाली भूआकृतियां। इरोजनल लैंड फॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। गेटिंग दिस वन? तो गो फॉर द फर्स्ट वन। कौन सा लैंड फॉर्म्स? इरोजनल। इरोजनल में देखिएगा, जैसे मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान से दीजिएगा। मान लीजिए ये एरिया है, मरुस्थल में इस तरह का एक रॉक है, चट्टान है, पूरा का पूरा सरफेस एरिया का रॉक है जो मोनोलिथ है। हमने यूज किया, ये मोनोलिथ है, ये मोनोलिथ है। क्या है? मोनोलिथ है, या हिंदी में कहेंगे कि ये एकल चट्टान है। ऐसा चट्टान जो एकल हो, जिसमें कोई वर्टिकल लेयर ना हो, कोई हॉरिजॉन्टल लेयर ना हो, एक संपूर्ण चट्टान हो। राइट ना? देखिएगा ऐसे चट्टान में जब दोनों तरफ से विंड आएगा, इधर से भी विंड आ रहा हो, इधर से भी आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, तो विंड के साथ पार्टिकल्स होंगे जो उसके टूल्स होंगे, तोड़ने वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे। देखिएगा जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बड़ा कण होगा जिसमें गति नहीं होगी। राइट? जो ऊपर वाला होगा बारीक कण होगा जिसे टूटेगा नहीं। तो मैक्सिमम इरोजन जो होगा वो मिडिल एज में हो जाएगा। इस तरह की चट्टान कटेंगे, विंड के इफेक्ट के कारण क्या होगा, मिडिल वाला रॉक टूट जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि इस तरह की संरचना विकसित हो जाएगी टूटने के बाद, जो आपको इस तरह नजर आएगा। ऐसा दिख रहे हैं ना, जैसे कोई अम्ब्रेला टाइप का हो, मशरूम टाइप का हो, इस तरह की संरचना टॉप पे रह जाएगी, ये वाला एरिया कट जाएगा। समझते हैं? इसी लैंडफॉर्म्स को हम कहते हैं पेडेस्टल रॉक या छत्रक शिला स्तंभ। शिला स्तंभ, ऐसा इसको कहते हैं मशरूम रॉक। इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम?
मशरूम रॉक। मशरूम में क्या हो गया कि ऊपर अम्ब्रेला रह गया, ये बीच का एरिया अपर्दित हो गया, तो फर्स्ट लैंडफॉर्म बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, मशरूम रॉक। लिखेगा मशरूम रॉक या छत्रक शिला स्तंभ, छत्रक शिला स्तंभ, इसको एक्सप्लेनेशन लिखेगा छत्रक शिला स्तंभ या मशरूम रॉक। लिखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां एकल चट्टान मिलते हैं, हमने मोनोलिथ या एकल लिखा हुआ यहाँ, लिखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां एकल चट्टान मिलते हैं, एकल चट्टान, या लिखिए इन डेजर्ट रीजन इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोनोलिथ रॉक, इन डेजर्ट रीजन इफ देयर प्रेजेंस ऑफ मोनोलिथ रॉक। मोनोलिथ हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, कल्चर वगैरह में नहीं, एकल चट्टान से बना हुआ मंदिर वगैरह ऐसा पढ़ा होगा। मोनोलिथ मीन्स वन सॉलिड रॉक, राइट, विल नॉट हैव लेयर्स। लिखिए उसके अपर्दन के कारण छत्रक शिला स्तंभ का निर्माण होता है। लिखो बाय इरोजनल प्रोसेस मशरूम रॉक्स डेवलप, बाय इरोजनल प्रोसेस मशरूम रॉक डेवलप्स। तो इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लैंडफॉर्म्स याद हो कैसे बना, किस प्रोसेस से बना, मशरूम रॉक डेवलप्स, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने रॉक बनाया था उसमें लेयर्स नहीं थे। अब ऐसा कोई रॉक बनाते जिसमें लेयर्स है, ऐसा हमने माना कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, ऐसा कुछ है। अगर एक और लेयर बना दीजिए, ये हार्ड है। इसमें क्या होगा, जब अगर हॉरिजॉन्टल लेयर है, ये क्षैतिज परत है या हॉरिजॉन्टल लेयर है, यहाँ लेयर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा, सॉफ्ट वाला कट जाएगा ऐसे, ये सॉफ्ट कट जाएगा, हार्ड रह जाएगा ऐसा। इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे लैंडफॉर्म्स को, तो ऐसा लैंडफॉर्म्स हो जाएगा डेजर्ट में जो इस तरह की संरचना का विकास करता हो, माने कई मशरूम रॉक लेयर्स में हो जाए, और बीच का एरिया क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट रॉक हो जाएगा, फिर हार्ड रॉक हो जाएगा। तो देखिएगा मशरूम रॉक का एक लेयर वर्टिकल बन जाएगा, इसको हम ज्यूगेन कहते हैं। देखिएगा जेड से ज्यूगेन हुआ और ये लेयर हॉरिजॉन्टल है। कभी कभी यार्दान ज्यूगेन में फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। ये लेयर जेड क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे लेयर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये हार्ड वाले को आप दूसरे सेट कर दीजिए, सॉफ्ट को डॉट कर दीजिए, ऐसा कोई लेयर हो जिससे कि आपको पहचान हो कि हार्ड और सॉफ्ट लॉक के लेयर के कारण इसका बना है। इस संरचना को हमने कहा ज्यूगेन। देखिएगा ज्यूगेन, इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ मैं, एरिया इसको इस तरह बनाइए जो थोड़ा अच्छा लगे। ये लेयर इस तरह की संरचना विकसित हुई है। ये सॉफ्ट रॉक का लेयर है, ये सॉफ्ट रॉक का लेयर है, और बाकी ये भी सॉफ्ट रॉक का लेयर है, यहाँ हार्ड रॉक काम कर रहे हैं। तो सेकेंड लैंडफॉर्म्स ऐसे एक्सप्लेन कीजिए। तो वी हैव अ सेकेंड लैंडफॉर्म ज्यूगेन, ठीक है। तो लैंग्वेज में डिफाइन कीजिए, कम शब्दों में जो याद रहे। लिखिएगा जब मरुस्थलीय क्षेत्र में कठोर और मुलायम चट्टान क्षैतिज रूप से हो, लिखिए इन डेजर्ट एरिया if there are layers of horizontal rock, in a desert area if there are layers of horizontal rocks, horizontal hard and soft rock, लिखिए ज़्यादा अच्छा होगा, horizontal hard and soft rock। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से कठोर और मुलायम चट्टान हो, करेक्ट, तो मुलायम चट्टान का अपर्दन हो जाता है। देन इरोजन टेक्स प्लेस इन सॉफ्ट रॉक, देन इरोजन टेक्स प्लेस इन सॉफ्ट रॉक।
तो मुलायम चट्टान का अपरदन हो जाता है। देन इरोजन टेक्स प्लेस इन सॉफ्ट रॉक। In this condition, a series of mushroom rock develop vertically. In this condition, a series of mushroom rock develop vertically. देखिए ऐसी अवस्था में मशरूम चट्टानों का क्रम, ऐसी अवस्था में मशरूम चट्टानों का क्रम लंबवत बनता है, या इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर बनता है। जैसा लिखिए, सही है, ऊर्ध्वाधर लंबवत दिखे, है ना। मशरूम चट्टानों का क्रम कैसा बनता है? बॉटम से टॉप की ओर ऊर्ध्वाधर बनता है। इन दिस कंडीशन द सीरीज ऑफ मशरूम रॉक डेवलप्स वर्टिकली। इसे हम ज्यूगेन कहते हैं। दिस लैंडफॉर्म इज नेम्ड एज ज्यूगेन। इसे हम ज्यूगेन कहते हैं। दिस लैंडफॉर्म इज नेम्ड एज ज्यूगेन। इस भूआकृति को हम ज्यूगेन कहते हैं। तो सेकेंड लैंडफॉर्म समझ में आ गया। देखो एक बार में याद भी हो जाएगा अगर इसको रुक के देखिए, क्योंकि ये सभी श्रृंखला में है। देखिए एक दूसरा एरिया जहां हमने चुना, इसको हटा दो, ठीक है। तो देखिएगा एक ऐसा एरिया जहां पे इस तरह की संरचना हो, जहां पे हमने हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक इस तरह बनाए हैं। यहाँ पे देखिएगा हार्ड रॉक अपने जगह पे रहेगा, सॉफ्ट रॉक ऐसा कट जाएगा, हार्ड रॉक अपने जगह पे रहेगा, सॉफ्ट रॉक यूं कट जाएगा। इसको डॉट कर दें ज़्यादा अच्छा है, और इसे लेयर कर दें, ऐसा है। तो यहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र में क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक वर्टिकल है, राइट। यहाँ पे क्या है? हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का लेयर अब वर्टिकल है। तो देखिएगा इस तरह की संरचना विकसित हो जाएगी, पहाड़ी और घाटी की संरचना विकसित हो जाएगी। ये पहाड़ी हो जाएगी, ये घाटी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रॉक एरिया है और ये हार्ड रॉक है। इसको हम यारदंग कहते हैं। हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं हम, यारदंग। हिंदी इंग्लिश वैसा ही लिखेंगे, यारदंग। तो जैसे हमने ज्यूगेन डेवलप किया है, ज्यूगेन हॉरिजॉन्टल था, यारदंग क्या है? वर्टिकल है। लिखिएगा, क्रम लिखिएगा तीसरा नंबर, दैट इज यारदंग। पहले ज्यूगेन हमने लिखा है, ये लिखेगा यारदंग। लिखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जब कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से हो, मरुस्थलीय क्षेत्र में जब कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से हो, लेकिन when there is a alternative arrangement of hard and soft rock vertically, when there is alternative arrangement of hard and soft rock vertically, जब मरुस्थलीय क्षेत्र में कठोर और मुलायम चट्टानें लंबवत रूप से हो, then soft rock erode very easily। लेकिन मुलायम चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती है। then the soft rock erode very easily। मुलायम चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाते हैं। then the soft rock erode very easily। इस प्रकार पहाड़ी और घाटी की श्रृंखला बनती है। इन दिस वे द सीरीज ऑफ माउंटेन एंड वैली ओरिजिनेट। इस प्रकार पहाड़ी और घाटी की श्रृंखला बनती है। इन दिस वे द सीरीज ऑफ माउंटेन एंड वैली ओरिजिनेट। दिस लैंडफॉर्म इज नेम्ड एज यारदंग। इस भूआकृति को हम यारदंग कहते हैं। दिस लैंडफॉर्म इज नेम्ड एज यारदंग। अब देखो याद करना कितना इजी है। जहां पे कोई लेयर नहीं है तो वो क्या हो गया? जिसमें कोई भी लेयर नहीं है क्या कहलाया? हाँ, मशरूम रॉक। जिसमें हॉरिजॉन्टल लेयर है,
ऐसा, जिसको हमने जेड कहा था, क्या हो गया? ज़्यूगेन, जिसमें वर्टिकल लेयर है यार्दांग। तो ऐसे सीक्वेंस में याद कीजिए। दूसरा देखिएगा कि एक समय के बाद कोई भी चीज टूट जाया करता है। इस तरह की संरचना बनी हुई है, जैसे हमने यार्दांग बनाया है, इसको हटाते हैं, देखिएगा कि हमने इस तरह की संरचना विकसित की है, ऐसा विकसित किया है। तो ये संरचना टूटेगा, इसकी तो गारंटी है, इरोजन होगा ही होगा। तो देखिएगा कि ये लेयर जहाँ सॉफ्ट लेयर है, वहाँ से ये हील और ये हील अलग हो जाएगा बाद के दिनों में। और देखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में इस तरह का एक टीला बन जाएगा, जिसके चारों ओर बालू के कण होंगे, और ये आइलैंड्स की तरह नजर आएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसको हम इनसीलबर्ग कहते हैं। तो देखो ये सीरीज से बनता है। पहले क्या बनेगा? मशरूम रॉक, देन वी हैव ज़्यूगेन, यारदांग, और यारदांग के टूटने के बाद जो बनेगा, इसे हम इनसीलबर्ग कहते हैं। इनसीलबर्ग को कहते हैं हम आइलैंड्स इन डेजर्ट। टेक्निकल वर्ड याद रखिएगा, आइलैंड्स इन डेजर्ट। मरुस्थल में जो द्वीप होता है, इस तरह की पहाड़ी, उसको कहते हैं हम इनसेलबर्ग। देखिएगा जो मध्यकाल था, जिस समय आमतौर पे बिना किसी रूल रेगुलेशन के अटैक होते थे, तो देखिएगा जितना भी किला बना हुआ है, चाहे भारत में बना हो या अफ्रीकन कंट्रीज में बना हो, इस तरह की चीज़ों पे बना हुआ है जिस पे चढ़ के अटैक करना मुश्किल हो, राइट। तो जितने फोर्ट्स बने होते हैं डेजर्ट एरिया में, किला, इस इनसेलबर्ग पे बने होते हैं। तो लिखिएगा इनसेलबर्ग, लिखिएगा इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग इज नेम्ड एज अ आइलैंड इन डेजर्ट। इनसेलबर्ग को मरुस्थल का द्वीप कहते हैं। इनसेलबर्ग इज नेम्ड एज आइलैंड इन डेजर्ट। इनसेलबर्ग को मरुस्थल का द्वीप कहते हैं। दिस हिल इज सराउंडेड बाय सैंड पार्टिकल्स। इसके चारों ओर बालू के कण होते हैं। दिस हिल इज सराउंडेड बाय सैंड पार्टिकल्स। तो देखो ये सीरीज ऑफ लैंड फॉर्म जितने बन रहे हैं, वो किसके द्वारा बने? इरोजनल प्रोसेस, इन सीरीज। चारों लैंड फॉर्म्स हो गया, यारदांग, ज़्यूगेन, उसके बाद मशरूम रॉक, एंड देन वी हैव इनसेलबर्ग। ऐसा मान लो कि एक पहाड़ी एरिया है, मरुस्थल में भी पहाड़ियाँ हुआ करती है। उस पहाड़ी एरिया में ऐसी हो कि कोई नदी हो, इस नदी की धारा इधर से आ रही हो, तो देखिएगा मौसमी नदियाँ होती हैं, और उन नदियों के जल के जमाव के कारण ये झील डेवलप हो जाते हैं। पानी जमाव हो जाएगा, उससे झील विकसित हो जाते हैं। उस झील के चारों ओर देखिएगा कि बालू के कणों का जमाव हो जाता है। जैसे हमने लेवली बनाया है, उस तरह का बालू के कणों का जमाव हो जाएगा। इस बालू के कणों के जमाव को हम अब बोल्सन कहते हैं। बोल्सन, इसको ऐसे लिखेंगे, बोल्सन। और जो ये झील बना है, इस झील को हम चेबका कहते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाली आकृति है, और यहाँ पे देखिएगा कि दोनों का इफेक्ट है, इज इफेक्ट ऑफ वाटर एंड इफेक्ट ऑफ सेंट। समझ गए? जैसे हमने एस्कर पढ़ा था कि हिमानी और जल के प्रभाव से बनने वाले, ये पवन और जल के प्रभाव से, इसको लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए पवन और जल के प्रभाव से बनने वाली भू आकृति। लिखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन और जल के प्रभाव से बनने वाली भू आकृति। लिखिए द लैंड फॉर्म डेवलप बाय बोथ वाटर एंड wind action. The landform developed by both water and wind action. मरुस्थलीय क्षेत्र में जल और पवन दोनों के प्रभाव से बनने वाली भू आकृतियां। The landforms originated by water and wind action. करेक्ट? ये लैंडफॉर्म बना लिए होंगे। लिखिएगा फर्स्ट चेबका। चेबका को हिंदी में भी ऐसे लिखिए, चेबका, ऐसा चेबका।
लिखिएगा। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में मौसमी नदियां होती है। लिखिए, डेजर्ट रीजन इज नोन फॉर सीजनल रिवर्स। अ डेजर्ट रीजन इज नोन फॉर सीजनल रिवर्स। मरुस्थलीय क्षेत्र में मौसमी नदियां होती हैं। इज नोन फॉर सीजनल रिवर्स। मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसी होती है? मौसमी नदियां होती हैं। लिखिए, जिसके जल के जमाव से बनने वाली झील को चेबका कहा जाता है। जिसके जल के जमाव से बनने वाली झील को चेबका कहते हैं। लिखिए, द लेक ओरिजिनेटेड बाय accumulation of water. The lake originated by accumulation of water in desert. Lake originated by accumulation of water. जल के जमाव, accumulation क्या हो गया? जल के जमाव से बनने वाली झील को चेबका कहते हैं। So the landforms originated by accumulation of water is चेबका। चेबका समझ में आ गया होगा। ऐसा मान लीजिए कि कोई मैदानी क्षेत्र भी हो, कहीं हो जहां जल का जमाव वर्षा के दिनों में हो गया हो, वो क्या कहलाया? चेबका। देखिएगा, चेबका यूजफुल होता है। उसके बाद लिखिएगा बोल्सन। तो लिखिए बोल्सन। ये एरिया क्या है? बोल्सन। लिखिए, बोल्सन इज डिपोजिटेड स्ट्रक्चर। Bolson is deposited structure in the surrounding area of चेबका। लिखिए, चेबका के चारों ओर बांध की तरह संरचना को बोल्सन कहा जाता है। चेबका, बोल्सन इज डिपोजिटेड स्ट्रक्चर इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ चेबका। चेबका के चारों ओर बालू के जमाव को से बनने वाली, ऐसे निक्षेपण से बनने वाली संरचना को चेबका कहते हैं। बालू ही जमा होगा, इसलिए बालू हमने लिखाया। तो चेबका। देखिए, अब मैच कीजिए। नदी के तटवर्ती क्षेत्र में निक्षेपण से बनने वाले बांध को क्या कहा हमने? द डैम ओरिजिनेटेड बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियल नियर द बैंक ऑफ रिवर, हमने लेविली कहा, याद है? या प्राकृतिक तटबंध का। द डैम टाइप स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड बाय डिपोजिशन ऑफ मोरिन्स, उसको क्या कहा हमने? हिमोड के निक्षेप से बने हुए बांध को क्या कहा? अभी क्लास के शुरू में हमने यूज किया था, दैट इज एस्कर। याद है? देखिए, मैचिंग ऐसे क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन हमने बनाया कि चेबका के चारों ओर बने हुए बांध को क्या कहेंगे? दैट इज बोल्सन। ऑल आर द लैंडफॉर्म्स लाइक डैम। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पे जो पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ वर्षा के दिनों में देखिएगा हरियाली विकास हो जाएगा, और जब वर्षा से ऋतु खत्म होगा तो ये डेजर्ट टाइप का बिहेव करेगा। ये वीरान सा एरिया होगा। इस एरिया को हम वादी कहते हैं। Wadi is a very green area during rainfall season or rainy season, and very dry area, desert area during off monsoon season। ठीक है? जैसे वर्षा का दिन हुआ तो खूब सारे पौधे आ गए, हरा भरा हो गया। वर्षा खत्म होने के बाद वो बिल्कुल वीरान हो गया। ऐसे घाटी को क्या कहते हैं हम? वादी। ये भी दोनों लैंडफॉर्म लिखिएगा। वादी, वादी को हिंदी इंग्लिश में एक जैसे लिखते हैं। लिखिए, वादी इज अ वैली क्रिएटेड बाय seasonal river। लिखिए, वादी इज अ वैली क्रिएटेड बाय सीजनल रिवर। लिखिए, वादी एक प्रकार की घाटी है जो मौसमी नदियों के द्वारा बनाई जाती है। लिखिए, वादी इज अ वैली क्रिएटेड बाय अ सीजनल रिवर। सीजनल रिवर। वादी एक प्रकार की घाटी है जो मौसमी नदियों के द्वारा बनाई जाती है। तो 3 लैंडफॉर्म्स याद रखिएगा। आपको जैसे ऑड क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इसमें से कौन सा विंड और वाटर के एक्शन से बना है। इसमें ये 3 दे दिया, इसके साथ आपको यार्दंग जोड़ दिया। समझ गए? तो ऑड करना इजी है।
सो अब देखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में हमने दूसरे एरिया को चुना। मरुस्थल में आम तौर पे निक्षेपण से लिखेगा डिपोजिशन, निक्षेपण से बनने वाली भू आकृतियां। मरुस्थलीय क्षेत्र में देखिएगा कोई बालू का कण हो इस तरह का और उसका इस तरह का जमाव हो गया हो, जैसे विंड इधर से आ रही हो, इसको जमा कर यहाँ पे जमा कर रही हो, तो देखिएगा उल्टे नाव की तरह ऐसी आकृति बन जाती है। इसको हम बरखान कहते हैं या सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो लिखिएगा ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, जो बालू के जमाव से इस तरह का टीला बन गया हो उसको हम ड्यून्स या बरखान कहते हैं। सैंड ड्यून्स या बरखान, बरखान लिखेगा। देखिएगा याद करने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि सिंबॉलिक डायग्राम हो और एक पंक्ति का डेफिनेशन हो। आपको उसका एनालिसिस नहीं पढ़ना है, लैंड फॉर्म्स याद रखना है, ठीक है। तो लिखेगा बरखान या सैंड ड्यून्स। ड्यून्स जानते हैं, ड्यून ऐसा होता है, सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, ठीक ना। इसको हम इंग्लिश में क्या लिखें, बरखान। तो इस तरह की वो आकृति को ऐसे किया, सिर्फ डायग्राम बनाइए। लिखिएगा द सैंड ड्यून्स आर क्रिएटेड बाय डिपोजिशनल वर्क। सैंड ड्यून्स आर क्रिएटेड बाय अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। लिखिएगा ड्यून्स का निर्माण, बरखान का निर्माण, बरखान का निर्माण पवन के निक्षेपण के द्वारा होता है। सैंड ड्यून्स आर क्रिएटेड बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। बरखान का निर्माण पवन के निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। ड्यून्स टीला हुआ, एक ऐसा ड्यून्स होता है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग सा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जैसे कोई इस तरह का हार्ड रॉक हो, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, उस तरह का हार्ड रॉक हो और उसमें बालू के कणों का जमाव इस तरह हुआ हो, जो रेलवे पटरी की तरह बीच की तरह संरचना होती है। ये बीच का एरिया हार्ड रॉक की तरह होगा और बीच में बालू के निक्षेप होंगे। इस एरिया को सेफ कहते हैं, हिंदी में भी लिखेंगे सेफ। ऐसा तलवार की तरह संरचना या रेलवे ट्रैक की तरह संरचना जिसमें बालू के कण का जमाव हो, इस संरचना को लिखा जाएगा सेफ। लिखिएगा सेफ, ऐसा ये अब हमने लिखा है, ये सेफ ऐसे लिखा है। लिखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में समानांतर कठोर चट्टान मिलते हैं। इन डेजर्ट एरिया देयर आर पैरेलल हार्ड रॉक। इन डेजर्ट एरिया देयर आर पैरेलल हार्ड रॉक। मरुस्थलीय क्षेत्र में समानांतर कठोर चट्टान मिलते हैं। देयर आर पैरेलल हार्ड रॉक। उन चट्टानों के बीच बालू के निक्षेप के कारण सेप का विकास होता है। हिंदी में पहले लिखिएगा, उन चट्टानों के बीच बालू के कणों के जमाव के कारण सेप का विकास होता है। लेकिन a shape develops by deposition of sand particles. Shape develops by deposition of sand particles between parallel rock. Shape develops by deposition of particles between parallel rock. देखिएगा समानांतर चट्टानों के बीच बालू के कणों के जमाव के कारण सेप का विकास होता है, करेक्ट। तो देखिएगा जो मरुस्थलीय क्षेत्र में ये संरचनाएं बनती है। देखिएगा एक और भी एरिया है जिसको समझने की जरूरत है। ऐसा कोई सरफेस है मरुस्थलीय क्षेत्र का, ऐसा कोई सरफेस है और इस एरिया में बालू के कण है। लास्ट लैंडफॉर्म बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बालू के कण है। इस एरिया में विंड का बहुत बड़ा फोर्स चल रहा है,
तो क्या होगा, बालू के कणों को ले जाएगा और इस एरिया में इस तरह का गड्ढा डेवलप हो जाएगा, डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा, और अंडरग्राउंड वाटर इस एरिया में आके जमा हो जाएगा। इसे हम प्लाया कहते हैं। मैंने क्या कहा कि इस एरिया में जहां जल का जमाव बना हो उसको हमने प्लाया कहा। प्लाया झील होता है, इसको आप पहचान सकते हैं। हमारे राजस्थान में सांभर झील है। सांभर झील क्या है? एक प्लाया झील है। एक ही एग्जाम्पल लिखे तब भी चलेगा, लिखिएगा प्लाया झील। यहाँ पे और लिखिएगा, जिसने हमने लिखा है पहले बीच में डिपोजिशन भी लिखा है, इसलिए मेंशन कर दीजिए कि प्लाया लेक इज इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इसको हैश कर दीजिएगा, चूंकि वहाँ नहीं लिखा है यहाँ लिखा रहा हूँ, तो इसको स्पेशल केस लिख दीजिएगा। लिखिए प्लाया लेक इज इरोजनल लैंडफॉर्म्स। लिखो प्लाया झील एक अपरदन से बनने वाली भू-आकृति है। प्लाया लेक इज इरोजनल लैंडफॉर्म्स are created by defletion work of wind, created by deflational work of wind। इसका निर्माण अपवाहन क्रिया के द्वारा होता है। are created by deflation work of wind, या ऐसे भी लिख सकते हैं, it is created by deflation। यह किसके द्वारा बनता है? अपवाहन के द्वारा बनता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लाइक सांभर लेक ऑफ राजस्थान। जैसे राजस्थान का सांभर झील, लाइक सांभर लेक ऑफ राजस्थान, लाइक सांभर लेक ऑफ राजस्थान। क्लियर हुआ? ओके, अच्छा हो गया। तो ये सारे के सारे कौन से लैंडफॉर्म्स हो गए? बाय विंड। हमने विंड पढ़ लिया, हमने ग्लेशियर पढ़ लिया, हमने नदी पढ़ लिया, तीनों पढ़ लिया। लिखिएगा द लैंडफॉर्म बाय अंडरग्राउंड वाटर। लिखिएगा भूमिगत जल से निर्मित भू-आकृति। द लैंडफॉर्म्स बाय अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, बाय अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत जल से बनने वाली भू-आकृति। इसी लैंडफॉर्म्स को हम कास्ट लैंडफॉर्म भी कहते हैं। ST कास्ट लैंडफॉर्म्स। इसी भू-आकृति को हम कास्ट भू-आकृति भी कहते हैं। कास्ट भू-आकृति। तो लिखेगा, हमने लिखा 3 नाम लिखा, देखिएगा। एक लिखा हमने लैंडफॉर्म बाय अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल से निर्मित भू-आकृति। उसी को हमने लिखा कास्ट लैंडफॉर्म्स। ऑब्लिक करके लिखिएगा कास्ट लैंडफॉर्म्स। क्लियर? क्योंकि ये बना होता है चूना पत्थर का, लाइमस्टोन का, इसलिए इसको लाइमस्टोन लैंडफॉर्म भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गया, लिखिएगा सारे ऑब्लिक करके। पहले क्या हुआ? अंडरग्राउंड वाटर, उसका ऑब्लिक हो गया कास्ट लैंडफॉर्म्स, और उसी का ऑब्लिक हो गया लाइमस्टोन लैंडफॉर्म्स, चूना पत्थर निर्मित भू-आकृति। अंडरग्राउंड वाटर, उसके बाद क्या? कास्ट लैंडफॉर्म्स, उसके बाद देखिएगा यूरोप तो हमने पढ़ाया ना, मैपिंग कराया है। इसमें हमने एक रीजन पढ़ाया है, बाल्कान रीजन, याद है? बाल्कान रीजन, वहाँ पे यूगोस्लाविया है, क्रोएशिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है। इस एरिया में पूरा का पूरा लेयर जो है वो चूना पत्थर का मिलता है। सरफेस ही क्या होगा? लाइम का होगा, जिसके कारण इस रीजन को लोकल लैंग्वेज में कास्ट रीजन कहते हैं। कास्ट शब्द किसका है? यूगोस्लाविया का, जहाँ चूना पत्थर के लेयर मिलते हैं।
ऐसी लैंडफॉर्म्स कहीं भी मिलता हो तो उसको बोलते हैं हम कास्ट लैंडफॉर्म। हमारे यहाँ देखिएगा, जब कभी चेरापूंजी जाइए, मेघालय जाइए, तो आपको जितने लैंडफॉर्म्स आप टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे सारे के सारे लैंडफॉर्म्स उस एरिया में है। तो लिखेगा इंट्रोडक्शन एरिया, कास्ट लैंडफॉर्म is associated with a limestone structure, is associated with limestone structure। लिखिए कि कास्ट भू आकृति का संबंध चूना पत्थर निर्मित भू आकृति से है। तो कास्ट लैंडफॉर्म इज एसोसिएटेड with limestone structure। चूना पत्थर संरचना से इसका संबंध है। दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड आफ्टर द कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया। दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड आफ्टर द कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया। लिखिए इस भूआकृति का नामकरण, इस भूआकृति का नामकरण, दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड आफ्टर द कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया। लिखिए इस भूआकृति का नामकरण यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर किया गया है। दिस लैंडफॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द कास्ट रीजन ऑफ क्या, यूगोस्लाविया, कास्ट रीजन ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब देखिएगा इसे भूमिगत जल क्यों कहते हैं। लिखा, प्रॉपरली लिखा। हमने कहा यह चूना पत्थर भू आकृति है। दूसरा हमने कहा इसका नामकरण यूगोस्लाविया के तट के आधार पर किया गया है। मुख्य बातें ये जानिए कि इस रीजन में इस तरह के चट्टान होते हैं। देखिएगा एक ऐसा प्लॉट एरिया जहाँ पे चट्टानों का क्रम है। वी हैव द लेयर्स ऑफ रॉक। इस लेयर्स के बीच इस तरह के टाइल्स टाइप की संरचना पृथ्वी के अंदर विकसित होते हैं। ऐसा कुछ होता है। मान लीजिए कि इस तरह के रॉक सिस्टम है और इस रॉक सिस्टम में मैं इसको थोड़ा और भी लाइन बना देता हूँ। ऐसा कुछ रॉक सिस्टम है। देखिएगा इस एरिया में सरफेस पे जल का प्रवाह होता है। इस एरिया में जल का मूवमेंट होगा। चूना पत्थर की विशेषता होती है कि पानी में बहुत जल्दी से घुल जाता है, जल्दी उसका एरिया टूट जाएगा। तो देखिएगा ये पानी जहाँ से प्रवाहित होगा और ऐसा कुछ हार्ड सॉफ्ट रॉक है, ब्लॉक्स बना हुआ है, राइट ना। या फिर गैप है, हार्ड सॉफ्ट रॉक को लाएंगे भी, ये गैप में क्या होगा कि चट्टान समाहित हो जाएगा। टूटने की क्रिया कहाँ से होगी, जहाँ पर कहीं भी सॉफ्ट रॉक का गैप है। इस तरह के सॉफ्ट रॉक में ये गैप बना लेगा और इस तरह की टूटने की क्रिया शुरू होगी। इस लैंडफॉर्म को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ। कोई सरफेस पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए जहाँ ये वैली बन गई हो टूटने के कारण और हार्ड सरफेस अपनी जगह पे रह गया हो। पहली संरचना डेजर्ट इस एरिया में बनेगी जहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है और हार्ड रॉक अपनी जगह पे रह गया है और सॉफ्ट रॉक का अपर्दन हुआ हो, सॉफ्ट रॉक का अपर्दन हुआ हो। तो ऐसी संरचना को हम लैपीज कहते हैं, या हिंदी में भी उसको ऐसे लिखेंगे हम लैपीज ही कहते हैं, राइट। तो आप क्या कीजिए, इस स्ट्रक्चर को बनाइए, इसको इस तरह की वैली डेवलप कीजिए और इसका जो चेंज रूप आएगा वो ये आएगा। ओके, क्लियर लिखा। तो फर्स्ट लैंडफॉर्म लिखेगा, हमने नाम लिखा है लैपिस। लैपिस इस संरचना को लैपिस कहते हैं। ओके,
लिखा जाए, बन गया। सिंबॉलिक बनाइए, आपको नाम सिर्फ याद होना चाहिए। लिखेगा चूना पत्थर क्षेत्र में चूना पत्थर क्षेत्र में जब कठोर और मुलायम चट्टान वर्टिकल लंबवत रूप से मिलता हो, लिखिए इन कास्ट रीजन if there is arrangement of hard and soft rock vertically, there is arrangement of hard and soft rock vertically, लिखिए चूना पत्थर क्षेत्र में जब कठोर और मुलायम चट्टान लंबवत रूप से हो, arrangement of hard and soft rock vertically, the soft rock erode very easily, लिखिए मुलायम चट्टान आसानी से अपरदित हो जाते हैं। The soft rock erode very easily, So valley and mountain type of structure develop on the surface area. So valley and mountain type of landform develop on the surface area. लिखिए इस प्रकार घाटी और पहाड़ी का विकास क्रमिक रूप से मिलता है। इस प्रकार घाटी और पहाड़ी का विकास क्रमिक रूप से मिलता है। तो इन दिस वे क्या डेवलप होता है? माउंटेन एंड वैली डेवलप इन अ सीरीज। इसे हम लैपिस कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज लैपिस। लैपिस को अगर डेजर्ट लैंडफॉर्म से कंपेयर करें तो कौन सा होगा? वैली एंड माउंटेन, कौन सा लैंडफॉर्म? यारदंग। क्या हो गया? यारदंग। इट इज सिमिलर टू यारदंग। समझ गए? उसको ऐसे मैच कीजिए तो याद रहेगा, चीजों को समझना आसान हो जाए। तो यारदंग इस तरह का। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ किया हमने कि ये डेजर्ट का ये कास्ट एरियाज हैं और उस एरिया में इस तरह के डिफरेंट लेयर्स हैं, राइट? इस तरह के लेयर्स हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा बाद में। इसमें क्या हुआ कि ये जहाँ पे दिख रहे हैं गैप, इस गैप के सहारे पानी का प्रवाह बना, फिर इस गैप के सहारे अंदर आया और फिर देखिएगा ये प्रवाह अब भूमिगत हो गया। यहाँ पे सरफेस फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा, सभी पानी कहाँ प्रवाहित होंगे? अंडरग्राउंड होंगे। तो जितने लैंडफॉर्म बनते हैं वो अब भूमिगत बनते हैं। देखिएगा इस तरह के फ्लो बनते हैं। जो इस तरह के फ्लो को बनाने के लिए जो पहले वैली बनेगा जहाँ से पानी का प्रवाह शुरू होगा, इस वैली को हम सिंक होल कहते हैं। सिंक होल, इसको कहते हैं हम घूल रंध्र। देखिएगा कई सिंक होल मिल जाए, ऐसा बड़ा हो जाए, तो इसको बोलते हैं विलय रंध्र। विलय रंध्र, जब कई विलय रंध्र मिल जाए और बड़ा हो जाए तो इसको बोलते हैं हम पोलजे। देखिएगा ये कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिएगा घाटी बन रही है ना, तो छोटी घाटी को क्या कहा? सिंक होल। उसी बड़ी घाटी को क्या कहा? विलय रंध्र, या इसको बोलते हैं डोलाइन। और डोलाइन जब बड़ा होगा, बड़ी घाटी हो जाएगी, तो उसको कहेंगे हम पोलजे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि बढ़ते हुए क्रम में उस घाटी के क्रम को बताइए। जो प्रारंभिक घाटी होगी वो क्या कहलाएगा? सिंक होल या घोल रंध्र। उससे बड़ी घाटी हो जाएगी तो विलय रंध्र। विलय रंध्र का इंग्लिश क्या हो गया? डोलाइन। और सबसे बड़ी घाटी जब उसका प्रवाह नियमित रूप से भूमिगत हो जाए उसको क्या कहा? पोलजे। तो सीरीज लिखना है, सिर्फ याद रखिएगा। लिखिएगा पहले लिखिएगा सिंक होल।
सिंक होल या घोल रंध्र, हमने लिखा हुआ है घोल रंध्र, ऐसा मिला के घोल रंध्र या सिंक होल। लिखिए इस प्रकार, घोल रंध्र को प्रारंभिक घाटी के नाम से जानते हैं। इसी वर्ड में लिखिए, घोल रंध्र को प्रारंभिक घाटी के नाम से जानते हैं। लिखिए सिंक होल इज अर्ली लेवल ऑफ वैली, द फर्स्ट लेवल ऑफ वैली इन कास्ट रीजन। तो हिंदी में लिखिएगा, घोल रंध्र को प्रारंभिक घाटी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हमने लिखाया सिंक होल इज फर्स्ट लेवल ऑफ वैली और अर्ली लेवल ऑफ वैली। ठीक है, पहली घाटी क्या हो गई, सिंक होल या घोल रंध्र। लिखिए जब कई घोल रंध्र मिलते हैं तो विलय रंध्र का निर्माण होता है। जब कई घोल रंध्र मिलते हैं तो विलय रंध्र का निर्माण होता है। लिखिए व्हेन मेनी ऑफ सिंक होल कम टुगेदर या ज्वाइन टुगेदर, जब कई घोल रंध्र मिलते हैं, व्हेन मेनी ऑफ सिंक होल ज्वाइन टुगेदर दे क्रिएट डोलाइन। हमने इंग्लिश में लिखा है डोलाइन, उसका हिंदी क्या हो गया, विलय। विलय मीन्स मिल जाना ना, विभिन्न पार्टियां मिल जाती है, क्या हुआ, विलय हो जाना। पहले राजवाड़ी मिल जाते थे, क्या हुआ, विलय हो गया। माने कई घोल रंध्र एक साथ मिल गए तो क्या हो गया, डोलाइन। तीसरा लिखिएगा, कई विलय रंध्र मिलकर पोल्जे का निर्माण करते हैं। When many of doline join together, when many of doline join together, लिखिए जब कई डोलाइन आपस में मिल जाते हैं या विलय रंध्र आपस में मिल जाते हैं तो पोल्जे का निर्माण होता है। When many of doline join together, they create पोल्जे। जब कई घाटियां, कौन सी घाटी, दो लाइन वाली, तो उससे पोल्जे का निर्माण होता है। तो तीन को क्रमिक रूप से पढ़ना है और बड़ी से सब नहीं है। मैंने क्या कहा सुनिए, एक चूना पत्थर क्षेत्र है जिसमें जल का प्रवाह बना है। जल हमारे यहाँ भी होता है, जैसे पानी का प्रवाह हुआ हो तो वर्षा के दिनों में घाटी बनती है, नीचे की ओर पानी चला जाता है। तो प्रारंभिक घाटी को क्या कहा, सिंक होल। और कई सिंक होल मिल गया तो, और सबसे बड़ी घाटी को, बस ऐसे याद करना, ये वैलीज हैं। और ये सभी के सभी कैसे बन रहे हैं, बाय अपर्दन इरोजन के द्वारा बन रहे हैं और ऑन द सरफेस बन रहे हैं। देखिएगा ये लैंड फॉर्म्स दो भाग में बटा होता है। एक लैंड फॉर्म्स होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनता है, जिसको अंडरग्राउंड कहते हैं, और ये जो बनाया हमने सरफेस पे बनाया। इसको अंडरग्राउंड एरिया को लिखेगा, ऐसा कुछ बनाइए, एक केव बनाते हैं इस तरह के संरचना के रूप में, ऐसा कुछ। इस तरह के हमने एक केव बनाया, कुल मिला के ऐसा स्पेस क्रिएट किया। इस देखिएगा इसमें छत से नीचे की ओर, इसको कुछ ऐसा रखें, छत से नीचे की ओर इस तरह चूना पत्थर का जमाव हो गया हो, इस तरह के पिलर बन गए हो जो क्रैक से आए हो और जमा हो गए हो। कुछ देखिएगा ऐसा पिलर जो सरफेस से निकल के छत की ओर इस तरह का हाफ पिलर बनाता हो, ऐसा कुछ लैंड फॉर्म बन गया हो। कोई ऐसा पिलर हुआ हो कि जिसका विकास छत से रूफ तक इस तरह का पिलर बना लिया हो। ये सभी हाफ पिलर और कंप्लीट पिलर हैं। इसका जो युगोस्लाविया का नाम है वो पढ़ना है। इस नाम को हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट, ऊपर वाले को। नीचे वाले हाफ पिलर को कहते हैं हम स्टेलेगमाइट, और इसको बोलते हैं कंदरा स्तंभ।
कंदरा स्तंभ, दैट इज केप पिलर। इसको इंग्लिश में भी लिखिएगा, ऐसे होगा, देखिएगा यहाँ जी है, एस्टेलेग माइट, ध्यान दीजिएगा हमने जी यूज किया कंफ्यूजन कम करने के लिए। जी फॉर ग्राउंड, जो ग्राउंड से पिलर बन रहा है वो क्या हुआ, एस्टेलेगमाइट। जो छत से नीचे की ओर पिलर बन रहा है वो क्या हुआ, एस्टेलेक्टाइट। और रूफ और छत दोनों को जोड़ता हो ये क्या हुआ, केप पिलर। एक छोटी संरचना और भी मैं बनाता हूँ, उसको देखिएगा, इसमें उसको याद करना जरूरी है। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि गुफा के सतह पे चूना के जमाव के कारण इस प्रकार के टीले बन जाते हैं, राइट। इस टीले को हम कैवर्न कहते हैं। कैवर्न हिंदी इंग्लिश में एक ही जैसा लिखेंगे, कैवर्न ऐसे लिखेंगे। सुनो, आप विजुअलाइजेशन के लिए याद करने के लिए उसको ऐसे जोड़िए, जो सतह पे है वो लैपिस है, वो भी घाटी वैली की तरह है, और जो गुफा में है वो है कैवर्न, ठीक है। कैवर्न और लैपिस में क्या फर्क हुआ, कैवर्न इरोजन से बना, सॉरी कैवर्न डिपोजिशन से बना, और लैपिस किससे बना, इरोजन से बना। कैवर्न डिपोजिशनल है और लैपिस इरोजनल है, ठीक है। लिखिएगा आप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, चूना पत्थर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में निक्षेपण से बनने वाली भूआकृतियां, लिखिएगा इन लाइमस्टोन एरिया, इन लाइमस्टोन एरिया द लैंड फॉर्म्स बाय डिपोजिशन। लिखिए चूना पत्थर क्षेत्र में निक्षेपण से बनने वाली भूआकृतियां, इन लाइमस्टोन एरिया द लैंड फॉर्म बाय डिपोजिशन। चूना पत्थर क्षेत्र में निक्षेपण से बने, लिखिए ऐसी भूआकृतियों का विकास गुफा में होता है, ऐसे भूआकृतियों का विकास गुफा में होता है। लिखिए दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म डेवलप्स, दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म डेवलप्स इन केव, इन केव। इस प्रकार के भूआकृतियों का विकास गुफा में होता है। अब इसको थोड़ा एक एक पंक्ति में डिफाइन कर लीजिए। फर्स्ट लिखिएगा एस्टेलेक्टाइट, 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 हमने लिखा है एस्टेलेक्टाइट, सबसे टॉप में देखिएगा लिखा हुआ एस्टेलेक्टाइट, इसको वो है एस्टेलेगमाइट, ये क्या है एस्टेलेक्टाइट। लिखिए एस्टेलेक्टाइट डेवलप्स एज अ हाफ पिलर, एस्टेलेक्टाइट डेवलप एज अ हाफ पिलर। देखिए एस्टेलेक्टाइट का विकास अर्ध स्तंभ के रूप में होता है। एस्टेलेक्टाइट डेवलप एज अ हाफ पिलर फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव टू द ग्राउंड ऑफ द केव, फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव टू द ग्राउंड ऑफ द केव। लिखिए एक अर्ध स्तंभ के रूप में इसका विकास होता है, जो कंदरा के छत से लेकर अब भूमिगत क्षेत्र की ओर होता है, जो कंदरा के छत से लेकर भूमिगत क्षेत्र की ओर होता है। अ रूफ ऑफ द केव टू ग्राउंड ऑफ द केव। नेक्स्ट लिखिएगा एस्टेलेगमाइट, एस्टेलेक्टाइट हमने पढ़ाया, हमने कहा दिस टाइप ऑफ हाफ पिलर डेवलप्स फ्रॉम रूफ ऑफ द केव टू ग्राउंड ऑफ द केव। हिंदी में हमने कहा इस प्रकार के अर्धस्तंभ का विकास कंदरा के छत से लेकर सतह की ओर होता है, छत से लेकर सतह की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा एस्टेलेगमाइट, डी फॉर ग्राउंड, इसके सेंस में लिखिएगा एस्टेलेगमाइट। लिखिए दिस इज ऑल्सो अ हाफ पिलर, लिखो यह भी एक प्रकार का अर्धस्तंभ है। दिस इज ऑल्सो अ हाफ पिलर, यह भी एक प्रकार का अर्ध स्तंभ है। दिस इज ऑल्सो हाफ पिलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ केव,
फ्रॉम द सरफेस ऑफ केव टू द रूफ ऑफ द केव, जिसका विकास कंदरा के सतह से लेकर छत की ओर होता है। कंदरा की सतह से लेकर छत की ओर होता है। तो द फ्रॉम द रूफ ऑफ द केव टू फ्रॉम द सरफेस ऑफ केव टू द रूफ ऑफ द केव, दोनों याद हो गया। जो ग्राउंड से हुआ वो क्या हुआ? स्टैलेग्माइट, और जो छत से हुआ वो स्टैलेक्टाइट। लिखिएगा केव पिलर, कंदरा स्तंभ, केव पिलर कंदरा स्तंभ। लिखे दिस पिलर joins the surface of cave to the roof of the cave, the surface of cave to the roof of the cave। लिखिए कंदरा स्तंभ कंदरा की सतह को छत से जोड़ने का काम करता है। joins roof of the cave to the surface of cave, कंदरा की सतह को छत से जोड़ने का काम करता है। the roof of the cave to the surface of cave। नेक्स्ट लिखिएगा कैवर्न, लिखिए कैवर्न इज a depositional structure like a small hills। कैवर्न इज डिपोजिशनल स्ट्रक्चर लाइक ए स्मॉल हिल। लिखिए कैवर्न एक निक्षेपित संरचना है जो छोटी पहाड़ी के रूप में होती है। द कैवर्न इज ए स्मॉल हिल एंड ऑल्सो अ डिपोजिशनल स्ट्रक्चर। कैवर्न एक निक्षेपित संरचना है जो एक पहाड़ी के रूप में होती है। कैवर्न इज डिपोजिशनल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक स्मॉल हिल्स। तो देखिएगा ये सारी चीजें हुई। अब देखिएगा यहाँ पे इसको लाया जाए, इस स्ट्रक्चर को हमने बनाया था, इसमें हमने ये दिखाया कि ये एरिया जुड़ा हुआ है। इसको और भी थोड़ा अलग कर देता हूँ। लास्ट लैंड फॉर्म फॉर कास्ट एरियाज, क्योंकि कास्ट एरिया हमारे यहाँ कम है, ये मैदानी क्षेत्र नहीं है तो पता नहीं होता है एरियाज को। तो सुनिए, मान लीजिए कि वैली है और ये एरिया सरफेस पे है जहाँ मूवमेंट है, तो देखिएगा ये एरिया खाली है और अगर बहुत लोड होते कलेप्स हो जाता है। इसको हम ब्लाइंड वैली कहते हैं। क्या है? ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। क्या है? अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली। तो एक केव को ही कहते हैं। लिखेगा अंधी घाटी, या जो डायग्राम ना भी बनाइए तब भी लैंड फॉर्म लिखेगा। लिखिए अंधी घाटी चूना पत्थर क्षेत्र में गुफा का क्षेत्र होता है। अंधी घाटी चूना पत्थर क्षेत्र में गुफा का क्षेत्र होता है। लिखिए ब्लाइंड वैली इज जस्ट लाइक अ केव इन कास्ट एरियाज। चूना पत्थर क्षेत्र में एक घाटी होती है, इज जस्ट लाइक अ केव इन अ कास्ट रीजन। तो नाम याद रखना है, राइट। अब देखिएगा इस तरह के दो तरह के लैंड फॉर्म हमने बताए, सरफेस पे इरोजन से बना। एक बार विजुलाइज करते हैं। अब फर्स्ट इज लैपिस, याद हो गया होगा, माउंटेन एंड वैलीज। उसके बाद हमने वैलीज का सीरीज बताया, सिंक होल, डोलाइन एंड पोलजे। सीरीज में बनता है पहले सिंक होल, देन डोलाइन, देन पोलजे। सो अपर लैंड फॉर्म खत्म हो गया। देन इन द इनसाइड ऑफ केव वी हैव 4 डिफरेंट लैंड फॉर्म, जिसको याद करना है। हाफ पिलर फ्रॉम द रूफ, क्या हुआ? स्टैलेक्टाइट। द हाफ पिलर फ्रॉम द सरफेस एंड द पिलर ज्वाइनिंग केव एंड रूफ एंड द स्मॉल हिल बाय डिपोजिशन। ऐसे याद रखना।
तो देखिएगा ये लैंड फॉर्म्स आपको आइदर बुलेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं या फिर मैचिंग टाइप क्वेश्चन होगा, ये दोनों चीज याद रखना है। द लास्ट एरियाज, हम लोगों ने रॉक पढ़ लिया है, प्लेट टेक्टोनिक, वेगनर थ्योरी, वॉल्केनोज, ये सारे पढ़ लिए हैं। तो लास्ट एरिया है जियोमॉर्फोलॉजी का, वो है द लैंड फॉर्म बाय अ सी वेव। लिखिएगा द लैंड फॉर्म बाय अ सी वेव। देखिएगा समुद्री तरंग से बनने वाली, तरंग से बनने वाली भूआकृतियां, द लैंड फॉर्म्स बाय सी वेव, समुद्री तरंग से बनने वाली भूआकृतियां। हम लोगों ने 5 लैंड फॉर्म्स शुरू में लिखे थे, नदी, पवन, हिमानी, सागरीय तरंग और क्या कास्ट लैंड फॉर्म्स। ओके, बताओ इसमें से कौन सा इरोजनल है? राइट, ड्रमलिन, डेल्टा, बात क्लियर हुआ? ड्रमलिन, डेल्टा, एस्कर एंड लेपिस। कौन सा इरोजनल है? ड्रमलिन, डेल्टा, एस्कर, लेपिस। आप बात समझ गए? क्वेश्चन नेचर ऐसे होते हैं, आपको दे देगा कौन सा इरोजनल है। इसमें दे दिया कि आपको 4 लैंड फॉर्म दे दिया डेजर्ट का, एक ग्लेशियर का मिक्स कर दिया, पूछा ये कौन सा ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स है। तो क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि आपको सिर्फ लैंड फॉर्म याद हो, किस एजेंट से बना है, इरोजनल है या डिपोजिशनल है। अगर इतनी लेंथ तक जा सकते हैं तो आप बना पाएंगे क्वेश्चन। तो सी वेब, ध्यान देते हैं कि समुद्री तट पे जो लैंड फॉर्म बनते हैं वो किस रूप में बनते हैं। यहां भी देखिएगा जो लैंड फॉर्म बनेगा बाय इरोजन बनेगा और बाय डिपोजिशन बनेगा। विभाजित कर दीजिए, लिखिएगा समुद्री तरंगों के द्वारा तटीय क्षेत्र में, समुद्री तरंगों के द्वारा तटीय क्षेत्र में भूआकृतियों का विकास होता है। भूआकृतियों का विकास अपर्दन और निक्षेपण से होता है। लिखिएगा समुद्री तरंगों के द्वारा तटीय क्षेत्र में भू आकृतियों का विकास अपर्दन और निक्षेपण के कारण होता है। इन कोस्टल एरिया द लैंडफॉर्म्स डेवलप by erosion and deposition. In coastal area, the landform developed by erosion and deposition. तटीय क्षेत्र में अपर्दन और निक्षेपण से भूआकृतियों का विकास होता है। लेकिन these are the mechanism of erosion. These are the mechanism of erosion. लिखेगा अपर्दन की निम्नलिखित प्रक्रिया है। देखिएगा सभी में एक और चीज़ों को ढूंढना है। हमने अभी तक यूज़ किया है हर एक एजेंट के लिए एक टर्म इरोजन का, राइट। इरोजन की निम्नलिखित प्रक्रिया है। देखिएगा यहाँ पर भी एब्रीजन होता है। एब्रीजन पढ़ा होगा, अभी हमने पढ़ा है कहीं, हाँ, अपघर्षण पढ़ा है, याद है? सन्नी घर्षण पढ़ा है, एट्रीशन हमने पढ़ा है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज है जिसको बताता हूं, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन, ध्यान देना कि हाइड्रोलिक एक्शन है क्या। ऐसा कोई तटीय क्षेत्र है, इसको हटा देता हूं। हाइड्रोलिक एक्शन सिर्फ याद रखिए, ऐसा कोई तटीय क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह के गुफा टाइप की चीज़ है, यहाँ से सागरीय तरंग आ रहे हो।
तो क्या होगा, जब जाएगा तब तो इसको तोड़ेगा, इरोजन होगा ना, और जब बैक हो जाएगा तो यहाँ पे एयर भर जाएगा। नहीं, ऐसा कोई तटीय क्षेत्र हो जहाँ पे सागर की लहरों के द्वारा इस तरह के गुफा या अपर्दन का क्षेत्र बना हो, तो जब पानी का प्रवाह होगा तो डायरेक्ट अपर्दन होगा। लेकिन अगर ये वी बैक हो गया हो और सेकेंड टाइम आता हो तो दो इफेक्ट होगा। पहले इसमें पानी भरा होगा, सॉरी एयर भरा होगा, और फिर पानी का प्रभाव होगा, तो ये ब्लास्ट टाइप का होगा, उससे ज़्यादा टूटने की क्रिया होगी। इन दोनों के प्रभाव को हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। बात समझ गए? तो आपको जो ऑप्शन आता है कि हाइड्रोलिक एक्शन किस एजेंट के द्वारा होगा, सिर्फ और सिर्फ सी वेव के द्वारा होगा। यहाँ पे जो मेन एजेंट होगा, देखिए नदी के द्वारा भी जल के प्रवाह से टूटते हैं, लेकिन मेन एक्शन किसका है? सी वेव। इज ए इफेक्ट ऑफ बोथ। यहाँ पे एयर का भी इफेक्ट है और वाटर का। लिखेगा, लिखिए दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ इरोजन बाय सी वेव्स। लिखिए अपर्दन की प्रक्रिया इस प्रकार, द फर्स्ट वन यू राइट एट्रीज, सॉरी जितने भी लिखा है उसको साथ लाएं। सबसे पहले लिखिएगा कोरेजन, जिसको एब्रेजन हमने लिखा है उसको लिखिएगा अपघर्षण। पहला लिखिएगा अपघर्षण नंबर 1, जिसको हमने लिखा है क्या? कोरेजन। नीचे तोड़ने की क्रिया क्या हुआ? कोरेजन। सेकंड लिखिएगा एट्रीसन या सन्निघर्षण। एट्रीसन भी हमने पढ़ाया और सन्निघर्षण भी पढ़ाया। एट्रीसन, सन्निघर्षण, ठीक है। और तीसरा लिखिएगा हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन जल योजन की क्रिया, जल योजन की क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन ही प्रॉपर शब्द है, हिंदी प्रॉपर हो नहीं रहा है उसका। हाइड्रोलिक एक्शन लिखेगा इज ए एक्शन ऑफ बोथ एयर एंड वाटर। लिखिए इसमें जल और वायु का संयुक्त प्रभाव होता है। इज ए एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें जल और वायु का दोनों का प्रभाव होता है। इज ए एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। अब बताओ यहाँ पे कोरोजन होगा या नहीं? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कोरोजन होगा या नहीं? कोरोजन हिंदी में क्या हुआ? घुलने की क्रिया। इसमें भी होगा, नदी में भी होगा। लिखिएगा द लास्ट प्रोसेस कोरोजन या घुलने की क्रिया। कोरोजन या घुलने की क्रिया। घुलना मीन्स मिक्सअप हो जाना। ओके, अब जितनी भी टर्म्स आपको याद हो तो क्वेश्चन बनेगा। कोरोजन किन किन प्रोसेस में हुआ? किस किस के द्वारा कोरोजन होते हैं? कोरोजन में रिवर हो गया और सी वेव हो गया। ओके, कास्टलैंड फॉर्म में होगा या नहीं? सोच के बताओ, कोरोजन की प्रक्रिया कास्टलैंड फॉर्म में होगा कि नहीं? होगा। जैसे दे दे एक कॉमन क्वेश्चन, इसमें से किस भू-आकृति में कोरोजन की क्रिया नहीं होती है? आपको दे दे कास्टलैंड फॉर्म्स, अ सी वेव, अ रिवर एंड विंड। तो कोरोजन से समझता है तो बन जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, राइट? कोरोजन देखा हुआ कम से कम तो बन जाएगा। ओके, तो इस एरिया को ऐसे देखते हैं। देखिएगा सागर का तट होता है इस तरह का, तो इस तटीय क्षेत्र में ऐसा मान लो कि ये सागर का तट है और ऐसा मान लो कि यहाँ सागर की लहरें आती हैं। तो सागर की लहरें ऊपर आकर फिर बैक हो जाती है, ऐसा होता है ना। वेव आया और वेव लौट गया। तो जब वेव आएगा तो अपर्दन होगा और वेव जब लौटेगा तो क्या होगा? निक्षेपण होगा। इन दोनों प्रोसेस में लैंडफॉर्म बनेंगे। वेव का आना वॉश कहलाता है, SCH ऐसे लिखते हैं वॉश, और वेव का लौटना बैक वॉश कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में ही लिखेंगे बैक वॉश, ठीक है, SCH। समझ गए?
वेव का आना क्या हो गया, वॉस, क्लीन करने के लिए, और लौटना क्या हुआ, बैक वॉस। तो अपर्दन होगा आने वक्त और लौटने वक्त क्या होगा, डिपोजिशन। ओके, इसको लिखा जाए, डायग्राम बना लीजिए तो याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लैंग्वेज में लिखते हैं, डायग्राम हमें उसको एग्जैक्टली याद करवाता है कि ऐसा था उस इमेज में। लिखेगा लिखिएगा, सागर के तटीय क्षेत्र में, लिखिएगा सागर के तटीय क्षेत्र में तरंगों का आना वॉस कहलाता है। लिखिए, द अराइवल ऑफ अ सी वेव, द अराइवल ऑफ सी वेव इज नेम्ड एज वॉस। तटीय क्षेत्र में तरंगों का आना वॉस कहलाता है, अराइवल ऑफ सी वेव। इसके कारण अपर्दन होते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन। इसके कारण क्या होते हैं, अपर्दन होते हैं। द रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन, बस समझ गए। एंड द रिटर्निंग ऑफ वेव इज नेम्ड एज, एंड द रिटर्निंग ऑफ वेव इज नेम्ड एज बैकवॉश। लिखिए, तरंगों का लौटना बैकवॉश कहलाता है। द रिटर्निंग ऑफ वेव इज नेम्ड एज बैकवॉश। तरंगों का लौटना क्या कहलाता है, बैकवॉश। लिखा, इसके द्वारा निक्षेपण होते हैं। लेकिन बैकवॉश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन, इसके द्वारा निक्षेपण होते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन। तो यहां से लैंड फॉर्म हम कल बनाएंगे।